more than one interfaces simultaneously. So मैंने एक इंटरफेस बना दिया है. Now I'm gonna make another one. Interface my. इसमें भी एक मेथड दे देते हैं void. Let's make a child of it. Class child implements my comma my राइट करते हैं पहला ठीक. सेकेंड मेथड को ओवरराइट करते हैं. हमारी क्लास ने अब दो इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रखा है, तो दोनों के अब सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइट करना मैंडेटरी हो जाएगा. सो एसओपी अब बनाते हैं इस क्लास में मेन. चाइल्ड का रेफरेंस वेरिएबल में रखा. और अब हम एम से सॉरी चलाइए. फिर हमने कहा क्योंकि इसके दो पेरेंट हैं तो दोनों के रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को आप रख सकते हैं. और ये अच्छे से चल जाएगा. कल हमारा यही रूल था. अ चाइल्ड क्लास कैन इंप्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेसेस साइमल्टेनियसली, और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है. ठीक. और फिर उसे अपने सारे पेरेंट इंटरफेसेस के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना जरूरी होता है. और यहीं पे सब लोग ये भी पढ़ाते हैं कि जावा सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस इन केस ऑफ इंटरफेस. बिल्कुल जावा सपोर्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को इन केस ऑफ इंटरफेस, बट ये वो सिचुएशन नहीं है. दैट सिचुएशन इज येट टू कम. वो भी आएगी, क्योंकि यहाँ तो एक्चुअली में इनहेरिटेंस कम कॉन्ट्रैक्ट का इंप्लीमेंटेशन ज्यादा होता है. यहाँ तो आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को भर रहे हैं. ठीक. बिल्कुल जावा सपोर्ट करेगा, जो मैं भी आगे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है. लेकिन अब यहाँ भी ध्यान रखना, अब आप एम के ऊपर डिस्प्ले मेथड नहीं चलाएंगे, एरर आ जाएगा. क्योंकि चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट में है, और पेरेंट के वेरिएबल में आप जो भी मेथड कॉल करते हो उसे वो चेक हमेशा पेरेंट में करता है. अगर आपने एम पे डिस्प्ले चलाने की कोशिश करी, एम वेरिएबल है माई का,
तो ये जाके इसे माई इंटरफेस में चेक करेगा और माई में तो डिस्प्ले है ही नहीं, एरर आ जाएगी। सिमिलरली आप M1 से शो नहीं चला सकते। आप M1 से शो कॉल करोगे तो M1 वेरिएबल है my1 का, तो फिर ये शो को चेक करेगा my1 में जाके, वहां इसे मिलेगा ही नहीं और फिर से एरर आ जाएगा। ठीक, तो दूसरा रूल हमने कहा कि एक चाइल्ड क्लास एक से ज्यादा इंटरफेसेस को एक साथ इंप्लीमेंट कर लेती है। याद रखना ये वो सिचुएशन नहीं है जहां पर आप ये कहें कि जावा सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस इन केस ऑफ इंटरफेस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक छोटा सा आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। वो आपसे पूछेंगे इफ अ चाइल्ड क्लास इज इम्प्लीमेंटिंग मोर देन वन इंटरफेसेस साइमल्टेनियसली एंड both the interfaces are having the same method, then what happens? ठीक, अब दोनों इंटरफेस के अंदर सेम मेथड है। ठीक, क्या अब चाइल्ड क्लास इस मेथड को दो बार ओवरराइड करेगी? उससे तो चाइल्ड में ही एम्बिग्यूटी एरर आ जाएगी। भाई इसी चीज से बचने के लिए तो जावा ने क्लासेस के बीच में मल्टीपल इनहेरिटेंस को रोक दिया था कि सेम मेथड दो क्लासेस से या दो से ज्यादा क्लासेस से एक सिंगल क्लास में नहीं आना चाहिए। इससे एम्बिग्यूटी एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर तो सेम चीज हो रही है, बट यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि दोनों इंटरफेस के मेथड्स को जब चाइल्ड क्लास ओवरराइड करेगा तो उसे केवल एक ही बार ओवरराइड करना है। अब जब चाइल्ड में हम किसी भी इंटरफेस के मेथड को ओवरराइड करते हैं तो कभी हम इंटरफेस का नाम थोड़ा मेंशन करते हैं, तो उस मेथड पे ये थोड़ा लिखा है कि ये केवल माई का या my1 का है। ठीक, भाई दोनों इंटरफेसेस को अपने अपने मेथड की बॉडी से मतलब है चाइल्ड क्लास। ठीक, तो जब पहला इंटरफेस झांक के देखेगा उसे अपना शो मिल गया, वो भी खुश हो जाएगा, और दूसरा इंटरफेस झांक के देखेगा उसे भी सेम शो मिल जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा। क्योंकि शो को ओवरराइड करते वक्त वहां इंटरफेस का नाम थोड़ा मेंशन है कि भाई ये शो केवल इसी इंटरफेस को बिलोंग करता है, किसी और को बिलोंग नहीं करता। सो रूल ये कहता है कि अगर चाइल्ड क्लास के पास सेम मेथड आ रहा है, सेम एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ रहा है फ्रॉम मोर देन वन इंटरफेसेस, तो इसे केवल और केवल एक ही बार इस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक, जितने इंटरफेसेस से आ रहा है उतनी बार ओवरराइड करने की कोई जरूरत नहीं होती है। लिखो रूल, लिखो रूल, इफ अ चाइल्ड क्लास इज गेटिंग अ सेम मेथड if a child class is getting a same abstract method, देख लो, if a child class is getting a same abstract method from more than one interfaces, then it has to override that method only once. ठीक, लेकिन अब हमें यह फायदा हो गया कि अब दोनों पेरेंट सेम टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अब दोनों के पास शो है, तो अब मैं M1 से भी शो को कॉल कर सकता हूं। तो ये एक अच्छा सिनेरियो है, जो चीज हम कभी भी वाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं कर सकते।
अगर आप चाहते हैं मोर देन वन पेरेंट कैन परफॉर्म अ सेम टास्क, तो आप एक काम करें, दोनों में सेम मेथड रखे, एक चाइल्ड टास्क बनाइए और फिर आप उसे सिंगल एक बार ओवरराइड कर दीजिए और इसका रेफरेंस दोनों पेरेंट को दे दीजिए, दोनों पेरेंट कॉमन टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल में दूं कि भाई जॉइंट अकाउंट खुला हुआ है, हस्बैंड वाइफ का है, तो दो इंटरफेस बना के हस्बैंड वाइफ के लिए उसमें विड्रॉ मेथड डाल दो, एक चाइल्ड क्लास बना दो और उसमें विड्रॉ को ओवरराइड कर दो। फिर पेरेंट भी मैं विड्रॉ को कॉल कर सकता है, वो भी हस्बैंड भी पैसे को निकाल सकता है और वाइफ भी पैसे को विड्रॉ कर सकती है। जॉइंट अकाउंट है, दोनों सेम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा डिफरेंस है बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। ये चीज आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से अचीव नहीं कर सकते। तो इफ यू वांट दैट मोर देन वन पेरेंट कैन परफॉर्म अ सेम टास्क, देन इट कैन ओनली बी अचीव वाया इंटरफेस। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस के थ्रू ही अचीव किया जा सकता है और यहाँ कहीं कोई एरर नहीं आएगी। आप चाहे 50 इंटरफेस से सेम मेथड आ जाए, चाइल्ड क्लास को केवल और केवल एक ही बार उसे ओवरराइट करना होगा। ठीक, अब नेक्स्ट रूल लिखिए। नेक्स्ट रूल में लिखिए कि वन इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर इंटरफेस। वन इंटरफेस कैन extend another interface. Like this. Extend my. और देखो यहां पर प्रॉपर कीवर्ड आया एक्सटेंड, क्योंकि यहां पर अब माई वन इंटरफेस के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है और जहां इंक्रीमेंट होता है तो वहां हम एक्सटेंड कीवर्ड लगा ही देते हैं। अब माई वन इंटरफेस विल बी हैविंग अ टू मेथड्स। अगर मैं इसे वापस कर देता हूं, आई जस्ट मेक इट डिस्प्ले अगेन। अब अगर मैं इसे डिस्प्ले बना दूं तो माय इंटरफेस विल बी हैविंग अ टू मेथड्स, एक डिस्प्ले और एक शो। देखो उसका अपना डिस्प्ले था, एक पेरेंट से आ गया तो इंक्रीमेंट हो गया नहीं हो गया, और जहां इंक्रीमेंट हो गया वहां एक्सटेंड कीवर्ड आ गया। तो जब हम क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं तो भी एक्सटेंड करते हैं, जब हम इंटरफेस के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं तो भी हम एक्सटेंड करते हैं, लेकिन जब हम क्लास और इंटरफेस के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं तो आता है इम्प्लीमेंट। ठीक, तो वन इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर इंटरफेस। ठीक, ये भी रूल हो गया। अब अगला रूल लिखिए। अगला रूल ये कहता है कि वन इंटरफेस कैन एक्सटेंड मोर देन वन इंटरफेसेस। वन इंटरफेस कैन एक्सटेंड more than one interfaces simultaneously. More than one interfaces simultaneously. And this is the situation where you can say, and this is the situation where you can say Java supports multiple inheritance Java supports multiple inheritance in case of interfaces. Now see, interface, let's say my tool,
extend my comma my one. ठीक, अब आप यहाँ खुद फील भी कर सकते हैं कि वाकई यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही है। ठीक, खेल लिया पबजी खेल। नाउ सी, यहाँ पर आप फील करिए कि देखिए एक इंटरफेस था, अब इसके अंदर 3 मेथड हो गए, तो यहाँ प्रॉपर इनहेरिटेंस हो रही है, प्रॉपर इंक्रीमेंट हो रहा है, जबकि यहाँ कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, बॉडी तो इसे खुद ही देनी पड़ रही है। तो अधिकतर सब लोग डिस्कस करते हैं कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है इन केस ऑफ इंटरफेसेस यहाँ पर, जबकि यहाँ एक्चुअली में इनहेरिटेंस नहीं, यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट का इंप्लीमेंटेशन होता है, एक्चुअल इनहेरिटेंस यहाँ, और ये चीज क्लास सपोर्ट नहीं करती है। तो यहां पढ़ाने की बजाय यहां पढ़ाते हैं। देखो, जो भी क्लास इस माई टू इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, ठीक, अब उसके अंदर हमें 3 मेथड मिल जाएंगे, उससे 3 मेथड्स को ओवरराइड करना जरूरी होगा। ठीक, सो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं केवल एब्स्ट्रैक्ट मैथड को लेकर। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफॉल्ट मेथड्स को लेकर, और ये भी देखेंगे कि जावा में ये बॉडी वाले मेथड्स को अलाउड क्यों किया गया जेडीके 1.8 से। मैंने कल आपको बड़े अच्छे से समझाया था कि टिल जेडीके 1.7 जावा के सारे इंटरफेस के मेथड जो होते थे बाय डिफॉल्ट पब्लिक भी होते थे और एब्स्ट्रैक्ट भी होते थे। अब जेडीके 8 से आप इंटरफेस के अंदर इंस्टेंस मेथड की बॉडी भी दे सकते हैं, प्लस स्टैटिक मेथड की बॉडी भी आप दे सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे डिफॉल्ट मेथड को लेके। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लेके। अब यहां पर जावा ने एक रूल बनाया है, वो ये कि अगर आप इंटरफेस के अंदर किसी भी इंस्टेंस मेथड की बॉडी देना चाहते हैं तो आपको उसे डिफॉल्ट कीवर्ड से क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आपको उसे डिफॉल्ट कीवर्ड से क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो लिख लीजिए, इफ यू वांट टू गिव if you want to give the body of any instance method in an interface, then you have to qualify that method. Then you have to qualify that method with the keyword default. Then you have to qualify that method with a keyword default.
ठीक, अगर आप इंटरफेस में किसी भी इंस्टेंस मेथड की बॉडी देना चाहते हैं तो आपको उसे डिफॉल्ट कीवर्ड से क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है। चलो ये तो रूल हो गया सिंपली। और दूसरा रूल लिखो, डिफॉल्ट कीवर्ड कैन ओनली बी यूज विद इन इंटरफेस। डिफॉल्ट कीवर्ड कैन ओनली बी यूज्ड default keyword can only be used within a interface. ठीक, और ये जो डिफॉल्ट कीवर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस के अंदर ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, बट इससे पहले कि अब हम बनाए इसको इम्प्लीमेंट करना सिखाएं, इससे रिलेटेड आपको सारे रूल्स एंड बताएं। एक सिंपल सा क्वेश्चन राइज होता है कि सन माइक्रोसिस्टम या हम ऑरेकल कह सकते हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जेडीके 1.8 से इन लोगों को इंटरफेस के अंदर बॉडी वाले मेथड्स को अलाउड करना पड़ गया। गॉट इट? अब हम इस बारे में बातें करेंगे। तो इसके लिए हमें आंसर मिलता है कि री इंजीनियरिंग करने के, क्या करने के लिए? री इंजीनियरिंग करने के। सो अब आप सारे बनने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही जा रहे हैं, तो इंजीनियरिंग का मतलब आप बता दीजिए, री इंजीनियरिंग मैं समझा दूंगा। तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजीनियरिंग? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंजीनियरिंग? अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी भैया पर्पस, मीनिंग, कुछ फायदा, क्या है ये कॉन्सेप्ट? हिंदी नहीं पूछ रहा, वो तो डिक्शनरी में मिल जाएगी। एक्सप्लेनेशन बता। एक्सप्लेनेशन। नए टेक्नोलॉजी लाना सर, काम को इजी करना। नई टेक्नोलॉजी लाना, काम को इजी करना, और कुछ? आप सारे हमारे देश के भावी इंजीनियर्स बनने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आपको डेजिग्नेशन मिलेगा। चलो मैं बता देता हूँ, आसान है, बहुत आसान है। किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का इजी वे में सॉल्यूशन देना इंजीनियरिंग के नाम, और वो किसी भी फील्ड में आ सकती है। कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम अगर आपके सामने आई है किसी भी फील्ड में, उसका इजी वे में सॉल्यूशन निकाल के दे देना, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। जैसे डिस्कवरी पे एक सीरियल आता है मेगा स्ट्रक्चर्स, और मैं उसे जरूर देखता हूँ। उसमें बताते हैं ये जो बुर्ज खलीफा जब बनाई जा रही थी तो क्या क्या इंजीनियर्स के सामने प्रॉब्लम्स आई थी। पाम स्ट्रीट जब उन्होंने समुद्र के अंदर होटल खड़ा करने की सोची तो क्या क्या फाइट्स आई। तो वो उस समय ये लाइन जरूर बोलते हैं कि देखिए ये प्रॉब्लम आई थी और इंजीनियर्स ने दिमाग लगा के इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व। तो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग का नमूना देखना है तो एक बार जिंदगी में दुबई जरूर घूम के आना। पूरा का पूरा आर्टिफिशियल सिटी है, मैन मेड सिटी है, वहां नेचुरल ब्यूटी नाम की कोई चीज नहीं है। हर चीज आर्टिफिशियल है वहां पर, मैन मेड ब्यूटीफुल सिटी। ठीक ऐसे अगर इंडिया में आपने सिविल इंजीनियरिंग का नमूना देखना है तो फिर मेट्रो देख लीजिए, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन देख लीजिए, इतना शानदार, ऊपर पार्क है, फिर एक मेट्रो स्टेशन, फिर उसके नीचे दूसरा, आप उसके नीचे एक और तीसरा मेट्रो स्टेशन भी बना दिया है। सोचो चांदनी चौक जैसी कंजेस्टेड एरिया में भी वो लोग मेट्रो ले गए। मैंने जहां तक सुना है वहां लोगों के घरों के नीचे से डिगिंग करते हुए वो लोग मेट्रो ले गए। लोग बाग ऊपर घर रह रहे हैं, उनके घर को कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने नीचे से उन्होंने डिगिंग करी और मेट्रो को ले गए। कैन यू इमेजिन? और किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। सो दैट इज व्हाट सिविल इंजीनियरिंग का नमूना। तो ये हुई इंजीनियरिंग, है ना? किसी भी
रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का इजी वे में सॉल्यूशन देना, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। अब आता है री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग का मतलब समझो, यानी कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करना, उसको और एनहेंस करना, दैट इज व्हाट री इंजीनियरिंग करना। फॉर एग्जाम्पल, भाई राइट ब्रदर्स ने हमें प्लेन को बनाने की टेक्नोलॉजी दी थी। क्या उस टाइम की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है? नहीं। आज आप जैसे यंग इंजीनियर्स उसको क्या कर रहे हैं, और एनहेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और आसान कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग। आज मेरे हिसाब से प्लेन की जो ट्रेवल है वो ज्यादा सेफ मानी जाती है रादर देन ट्रेन। अब तब तक क्रैश नहीं होते जब तक कि ह्यूमन बीइंग ही कोई एरर ना कर दे। टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से अब प्लेन क्रैश नहीं होते, इतनी सेफेस्ट है। इतने लाखों प्लेन एक दिन में उड़ता है, बहुत रेयरली आप कभी सुनते हो प्लेन क्रैश हो गया, वो भी ह्यूमन बीइंग एरर्स की वजह से, टेक्निकल एरर्स की वजह से नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी जो और आज की टेक्नोलॉजी है, तो वो क्या कर रहे हैं उसमें री इंजीनियरिंग, हर चीज में री इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कोई एक ऐसा फील्ड बता दो पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी और आज वाली में कितना जमीन और आसमान का फर्क है। तो दैट इज व्हाट, उसी को एनहेंसमेंट करना, इंक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड री इंजीनियरिंग। बस यहां पर भी ऐसे ही सॉफ्टवेयर में भी होता है, जो पुराने सॉफ्टवेयर थे या पुरानी लैंग्वेजेस थी उनमें भी अपग्रेडेशन कर करके री इंजीनियरिंग की जाती है। आई दिन रोज नए वर्जन आते हैं हर सॉफ्टवेयर के। वो क्यों आ रहे हैं? कि उसमें अपग्रेडेशन ऐड हो रहे हैं, है ना, और उससे इजी कर रहे हैं, उसमें और नए फीचर्स ऐड ऑन कर रहे हैं। दैट इज व्हाट री इंजीनियरिंग। और जेडीके 1.7 तक बस इंटरफेस को एनहेंस करना इम्पॉसिबल था। रीजन क्या था कि भाई मान लिया उन्होंने जेडीके 1.5 में एक इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किया, नया इंटरफेस, और उसमें 3 मेथड रखे और तीनों के तीनों पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट थे। अब किसी ने उस इंटरफेस को यूज करके एक क्लास बना ली, तीनों मेथड्स को ओवरराइड कर दिया और अपने सॉफ्टवेयर में उन्हें यूज कर लिया। बहुत ही बढ़िया। अब रिक्वायरमेंट आई जेडीके 1.7 में उसी एग्जिस्टिंग इंटरफेस में जिसमें 3 मेथड थे, चलो 2 मेथड्स और ऐड करते हैं, 2 फंक्शनलिटी और ऐड करते हैं, और उन्होंने सिंपली कर दी। अब जिसने अपना सॉफ्टवेयर जेडीके 1.5 में बनाया था उसने कहा 7 आ गया, चलो मैं अपने सॉफ्टवेयर को इस लेटेस्ट वर्जन में चलाऊंगा, अपग्रेड करूंगा। अब जैसे ही वो उसमें चलाने लगा उसका सॉफ्टवेयर फेल हो गया, क्योंकि वो जो मेथड था, अब वो जो इंटरफेस था, अब उसमें 5 मेथड्स आ गए, जबकि आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसके केवल 3 मेथड को ओवरराइड कर रखा था। तो अब आपका सॉफ्टवेयर नए वर्जन में कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा। अगर आप उसको दोबारा से एक्स्ट्रा 2 मेथड्स को ओवरराइड करेंगे तो आपको पूरे सॉफ्टवेयर में जगह जगह चेंजेस करने पड़ जाएंगे। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दोबारा से टेस्टिंग करनी पड़ेगी, दोबारा से प्रोडक्शन पे डालना पड़ेगा सॉफ्टवेयर। इट्स अ वेरी वेरी टफ। तो आ गई मेरी बात समझ में? तो एक बार जेडीके 7 तक अगर कोई इंटरफेस बन जाता था तो इन फ्यूचर उसमें कोई नए फीचर्स को एड ऑन नहीं कर सकते थे। जैसे क्लासेस में नए मेथड एड ऑन होते रहते हैं, पुराने हटते रहते हैं, ये सारे अमेंडमेंट उसमें चलते रहते हैं, उसमें री इंजीनियरिंग होती रहती है, मगर वो ये काम इंटरफेस के साथ नहीं कर सकते। ठीक सर, क्योंकि उसके सारे मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते थे। अब वो जेडीके 8 से किसी भी एग्जिस्टिंग इंटरफेस में नए मेथड्स को ऐड ऑन कर देंगे। वो क्या करेंगे? उसकी डिफॉल्ट मेथड कीवर्ड से क्वालिफाई करके उसकी ब्लैंक बॉडी दे देंगे, क्योंकि बॉडी तो उन्होंने प्रोग्रामर से ही लेनी होती है, बट ब्लैंक बॉडी देके उसमें वो नए मेथड्स को ऐड ऑन कर देंगे। अब अगर किसी का पुराना सॉफ्टवेयर है जिसने उस इंटरफेस के सारे मेथड्स को पहले ओवरराइड कर रखा था, अब वो नए वर्जन में चलाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बॉडी वाले मेथड्स को ओवरराइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इससे फायदा क्या हुआ? नए फीचर्स भी एड ऑन हो गए और जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर थे उस पुराने वर्जन में वो नए वर्जन में प्रॉपरली चल जाएंगे। भले ही अब उसने नए वर्जन में उस इंटरफेस में 50 नए मेथड ऐड किए, अब वो एब्स्ट्रैक्ट ऐड नहीं करेगा, वो क्या करेगा? उनकी ब्लैंक बॉडी दे देगा और उसे डिफॉल्ट कीवर्ड से क्वालिफाई कर देगा। तो अब आप इंटरफेस के अंदर भी बड़ी आसानी से री इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आगे हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? इसी वजह से उन लोगों ने इंटरफेस के अंदर बॉडी वाले मेथड्स अलाउड करे। जनरली वो लोग जब हमें डिफॉल्ट मेथड देंगे किसी इंटरफेस में तो दे विल बी कीपिंग अ ब्लैंक बॉडी इन दैट, बट अब बॉडी दी जा सकती है तो आप भी दे सकते हैं। तो अब हम अपना इंटरफेस बनाएंगे, उसमें एक डिफॉल्ट मेथड बनाएंगे और कुछ भी उसमें बॉडी दे देंगे। अब जब चाइल्ड क्लास इसे इंप्लीमेंट करेगी, अब चाइल्ड की मर्जी है चाहे उसे ओवरराइड करे या ना करे। ओवरराइड नहीं करेगी तो पेरेंट वाला मेथड चल जाएगा, ओवरराइड कर देगी तो फिर चाइल्ड वाला मेथड चल जाता है।
ठीक, चलिए जरा इसे प्रैक्टिस करके देखते हैं। फिर से एक इंटरफेस बनाते हैं। सपोज माय डिफॉल्ट void I set show, और अब हम इस मेथड की बॉडी देंगे। हमने कहा और इसमें प्रिंट करा दिया माय। ठीक ना, अब हम इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाली क्लास क्लास implements हमारी मर्जी है इस मेथड को ओवरराइड करें या ना करें। फिलहाल हम इसमें ओवरराइड नहीं कर रहे, तो आई सिंपली से psvm my m is equal to child, then I can say m dot ये देखिए। अब जैसे हम इस चाइल्ड क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे, मेन चलेगा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पेरेंट में आ जाएगा और फिर हम शो चलाएंगे। हमने रूल बताया था अगर आप अपकास्टिंग कर देते हैं, सो अगर चाइल्ड ने पेरेंट के मेथड को ओवरराइड किया है तो चाइल्ड वाला चलेगा, अदरवाइज पेरेंट वाला। और इस समय कौन सा एग्जीक्यूट हो जाएगा? पेरेंट वाला मेथड, क्योंकि चाइल्ड ने अभी इसे ओवरराइड नहीं किया है। अब आपकी मर्जी, आप चाहे इसे ओवरराइड करें चाहे ना करें। अब चलिए इसे हम ओवरराइड कर देते हैं। पब्लिक वॉइड, अब ओवरराइड करते पब्लिक तो बनाना पड़ेगा क्योंकि इंटरफेस के सारे मेथड अभी भी बाय डिफॉल्ट सारे के सारे पब्लिक होते हैं। बट अब हाँ, डिफॉल्ट कीवर्ड अब आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि डिफॉल्ट कीवर्ड कैन ओनली बी यूज्ड विद इन अ इंटरफेस। सो शो sop चाइल्ड, ये हमने इसे ओवरराइड कर दिया। और अब हम इसमें बनाते हैं मेन मेथड। my m is equal to child m, that's it। ठीक, और अगर चाइल्ड ने पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर दिया तो आप जानते ही हैं चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से अब कौन सा चल जाएगा? चाइल्ड वाला चल जाता है। सो इंटरफेस के डिफॉल्ट मेथड को चाइल्ड क्लास को ओवरराइड करना मैंडेटरी नहीं होता है, ओवरराइड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर। अब यहां पर फिर से सेम इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब मैं एक और इंटरफेस बनाता हूं।
इंटरफेस माय वन, और इसमें भी सेम डिफॉल्ट मेथड आ डिफॉल्ट void show। SOP my, ये हमने इसे यहाँ बंद कर दिया। अब चाइल्ड क्लास में दोनों इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करना। ठीक, यही रूल हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लेके भी डिस्कस किया था, बट वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी क्योंकि वहां दोनों पेरेंट से मेथड की बॉडी नहीं आ रही थी। बॉडी तो चाइल्ड को ही देनी थी, इसलिए उसने केवल एक बार उसे ओवरराइट कर दिया था। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं दोनों इंटरफेसेस से सेम मेथड चाइल्ड में आ रहा है। अभी एक सेकंड पहले मैंने आपको रूल पढ़ाया कि डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइट करना मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन अगर चाइल्ड क्लास के पास सेम डिफॉल्ट मेथड मोर देन वन इंटरफेसेस से आता है तो फिर उसे इसे ओवरराइट करना ही पड़ता है। इट्स मैंडेटरी, अदरवाइज इट इज ए कंपाइलर। अगर वो उसे ओवरराइट कर देगा फिर तो दोनों के वेरिएबल से आप चाइल्ड का ही मेथड आसानी से चला पाएंगे, अदरवाइज ये कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। अब दो पेरेंट है, दोनों में इसका रेफरेंस रखा जा सकता है और दोनों ही सेम चाइल्ड के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, लाइक दिस। name I am is equal to child, so I can say m dot show, अभी भी चाइल्ड का शो चल जाएगा। One, और अब आप इससे M1 से भी शो चला सकते हैं, लाइक दिस। ठीक, तो अब इसे ओवरराइट करना मैंडेटरी है। तो लिखिए रूल, if a child class is getting a if a child class is getting a same default method if a child class is getting a same default method from more than one interfaces, then it has to override that method. Then it has to override that method otherwise it is a compilation. Otherwise it is a compilation error. अब सेम रूल अप्लाई होता है इंटरफेस के ऊपर भी।
अगर एक इंटरफेस एक से ज्यादा इंटरफेसेस को एक्सटेंड करता है और सो दोनों से उसके पास सेम डिफॉल्ट मेथड आता है तो उसे भी ओवरराइड करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर से कंपाइलेशन आ जाएगी लाइक दिस। इट्स अ कंपाइलेशन एरर, क्योंकि अब ये इंटरफेस इन दोनों इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर रहा है और दोनों से सेम डिफॉल्ट मेथड आएगा, तो अब इसे भी इस मेथड को ओवरराइड करना ही पड़ेगा, सेम मेथड इसे भी बनाना पड़ेगा। लाइक तो ये रूल भी लिख लीजिए कि इफ एन इंटरफेस इज गेटिंग अ if an interface is getting a same default method if an interface is getting a same default method from more than one interfaces from more than one interfaces, then it has to override that method. Otherwise, it is a compilation. ठीक, तो ये थे रूल्स एंड रेगुलेशन डिफॉल्ट मेथड्स को लेके। अब आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम है, डिफॉल्ट मेथड के भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम है, और अब हम बात करेंगे स्टैटिक मेथड। Interface my static void show। इसमें हमने कहा show। ठीक, अब हम इस स्टैटिक मेथड को चाइल्ड क्लास के अंदर दोनों तरीके से यूज करने की कोशिश करेंगे। पहला तरीका आप जानते हैं, स्टैटिक चीजें वो हमेशा क्लास को बिलोंग करती है, ऐसे ही ये स्टैटिक मेथड भी इंटरफेस को बिलोंग करेगा और इसे कहीं भी अगर आपने एक्सेस करना है तो सीधा इंटरफेस के नाम से कॉल कर सकते हैं। चाइल्ड क्लास को इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है टू यूज द स्टैटिक मेथड।
ठीक, तो पहले तो हम इसे डायरेक्ट रन करके कोशिश करते हैं, चल जाएगा, और फिर हम इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो दोनों तरीके से हम आपको इसे यूज करना सिखाएंगे। Let's make a child of it. Class child. Implements now. Simply say my dot show, और ये इंटरफेस के नाम से डायरेक्ट कहीं भी कॉल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम, और ये बढ़िया चल जाएगा। अरे सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, अभी हमें इंप्लीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम इसे एक्सेस कर सकते हैं कहीं पर भी इंटरफेस के नाम से। ठीक, अब इंप्लीमेंट भी करके देख लेते हैं। मैंने ठीक इंप्लीमेंट किया। अब अगर ये इनहेरिट होके चाइल्ड का पार्ट बन जाएगा तो ये तो स्टैटिक मेथड है, तो एक स्टैटिक मेथड दूसरे स्टैटिक मेथड के अंदर से डायरेक्ट चलाया जा सकता है। अब हमें इसे इंटरफेस के नाम से क्वालिफाई करने की कोई जरूरत नहीं, बट ऐसा नहीं होगा, इट्स अ कंपाइलेशन एरर। ठीक, क्योंकि इंटरफेस के स्टैटिक मेथड कभी भी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होते ही नहीं है। आप उन्हें कहीं भी एक्सेस करेंगे, सिंपली इंटरफेस के नाम से डॉट लगा के आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। फिर तो इसके आगे के रूल सारे ही खत्म हो गए। लेट अस सपोज 5 इंटरफेस हैं, पांचों में सेम स्टैटिक मेथड है, और एक चाइल्ड क्लास ने पांचों इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लिया, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उससे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पांचों के मेथड चाइल्ड में आएंगे ही नहीं, तो कोई कंपटीशन होगा ही। ठीक, तो एक और प्यारा सा रूल लिख लीजिए, द स्टैटिक मेथड्स of an interface the static methods of an interface are never inherited. The static methods of an interface are never inherited in a child class. ठीक, सो अब हमने आपको इंटरफेस के तीनों मेथड्स के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको अच्छे से समझा दिए। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, डिफॉल्ट मेथड, और साथ साथ स्टैटिक मेथड। हमने बॉडी वाले मेथड्स की नीड भी बता दी कि री इंजीनियरिंग करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डाटा मेंबर्स इन इंटरफेस। अब हम इंटरफेस के डेटा मेंबर्स से रिलेटेड आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाएंगे, बट उन डेटा मेंबर्स को डिफाइन करते वक्त हमें एक फाइनल कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए पहले अब मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइनल कीवर्ड, और उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डाटा मेंबर्स इन इनहेरिटेंस। सो अब डिस्कस करते हैं हम फाइनल कीवर्ड। सर, इंटरफेस के केस में कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं क्या? बेटा क्या इसका ऑब्जेक्ट बनता है? कल ही पढ़ाया था बेटे, आप फिर भूल जाते हैं। कल ही बताया था बेटे, इंटरफेस कभी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता ही नहीं तो फिर कंस्ट्रक्टर होने का सवाल ही नहीं था। तभी तो हमने कहा था डिफरेंस है मीन दे लुक लाइक अ इंटरफेस क्लास, कहा था ना कि उसके ब्लूप्रिंट है।
ये आपके पीछे क्या चल रहा है बेटा, इसे बंद कराओ। इतने शोर में तुम कैसे पढ़ाई कर रहे हो? पीछे टीवी भी देख रहे हो, क्लास भी कर रहे हो, बढ़िया। क्या पढ़ाई कर रहा हो? यही तो है सर असली टैलेंट। इसे कहते हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। चलो खैर कोई बात नहीं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो चला नहीं रखा था सर, यूट्यूब पे टैब गलती से खुल गया था। तो यूट्यूब पे क्या देख रहा था भाई तू? देख नहीं रहा था सर, पीछे से चल गया था गलती से। यूट्यूब पे क्या, यूट्यूब पे टैब, यूट्यूब खुला हुआ होगा ना तभी तो टैब चला है बेटा। मिनिमाइज्ड स्क्रीन थी सर, मिनिमाइज्ड स्क्रीन थी। तो यूट्यूब पे कुछ तो देख रहा होगा ना? पहले का देख रहा था, सॉरी। क्या पहले के सब म्यूजिक चल रहा था। म्यूजिक सुन रहा था? पहले सुन रहा था सर, क्लास से पहले। क्लास से पहले कुछ प्रैक्टिस ही कर लेता। चलो कोई बात नहीं। अबे यूट्यूब पे जाके मेरा चैनल देख लो, उस पे सारे रिकॉर्डेड पड़े, सारी रिकॉर्डिंग डाल रखी है मैंने, जो सब्सक्राइब कर दो, रिवाइज कर लिया करो। नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं। हैं? एक ही वीडियो पड़ी है, मैंने देखा। एक वीडियो पड़ी है? हाँ सर, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा का। कहाँ पे? हाँ यूट्यूब पे सर। नहीं सारी पड़ी है सर। तू आदमी है या पजामा है? मैंने तो सर मेरे नाम का चैनल है, उस पे जाके ढूंढ, वो यूकेट के चैनल पे जाके ढूंढता है, मेरा पर्सनल चैनल है। कौन सा चैनल है सर? से पहले ही सर बहुत खोजा हूँ। अरे भैया मैंने अभी 5 दिन पहले चैनल बनाया है। ओह अच्छा। कौन सा चैनल है सर? मनीष भाटिया के नाम से सर्च करो, देखो तुम्हें मिल जाएगा। उस पे कल ही तुम्हारी क्लास की कंस्ट्रक्टर वाली वीडियो डाली है मैंने, दिस की वीडियो डाली है। मिल गया? यस सर। इससे अच्छा यूट्यूब पे जाके यहाँ से रिवाइज कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नहीं मिला सर, एक लड़का है उसकी डीपी लगी हुई है। सर कर दिए सब्सक्राइब। सर की है, 13 वीडियोस है टोटल, 13। मिल गया अब? हाँ मिल गई अब सारी। यस सर। दिस भी मिल जाएगा आपको, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी मिलेगा, स्ट्रिंग बफर, AWT स्ट्रिंग मिलेगा। सर है, मिल गई है, मिल गई। सब्सक्राइब कर दो, वहां से रिवाइज करते रहा करो। स्टेट के यूट्यूब पे जाके गाने सुनो। और भी अभी मैं उसमें कुछ और नई चीज डालूंगा, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में वीडियो डालूंगा। जावा तो खैर है ही आपको रिवाइज के लिए। हाँ बेटा, इस सेशन का जो आप ये रिकॉर्डिंग अभी चल रहा है ना शायद, ये एज इट इज अपलोड करता हूँ बिल्कुल लाइव, हमारे बीच का सब डिस्कशन भी आता है। इसमें कुछ छुपाने वाली बात तो है नहीं, मैंने कोई किसी को करना तो है नहीं, अपने बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ बस, दैट्स इट। आप लोग इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मैं तो कर सकता हूँ ना। यस सर। इसलिए आपकी हेल्प के लिए, जिससे बच्चों को कभी कोई कॉन्सेप्ट याद ना आए तो यहाँ से देख के वो उसे समराइज कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। चलो क्या, मुझे इसके यूट्यूब से याद आ गया। फिलहाल मैं आगे बढ़ जाता हूं, अब मैं डिस्कस करता हूं फाइनल कीवर्ड आपके साथ। फेसबुक वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर रखा है सर। फेसबुक पे भी मेरा ग्रुप है, मनीष सर फैन क्लब, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जब आपकी जॉब लग जाएगी तो मैं आपको एक वर्किंग प्रोफेशनल्स के ग्रुप में भी ज्वाइन करा दूंगा। जितने मेरे वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, मैं सबका भी, उनका भी एक ग्रुप बनाया हुआ है। चलो खैर, फिलहाल हम बात करते हैं फाइनल कीवर्ड के बारे में। हम जावा में 4 चीजों को फाइनल बना सकते हैं। नंबर 1 क्लास, number 2 member functions,
Number 3, data members. Number 4, local variables. ठीक, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम क्लास को। अगर आप किसी भी क्लास को फाइनल बना देते हैं तो फिर उस क्लास की चाइल्ड क्लास नहीं बनाई जा सकती। दैट मीन्स दैट क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। सिंपल सा रूल है, लिख लीजिए। इफ यू मेक एनी क्लास फाइनल, if you make any class final, then that means that class cannot be inherited. That means that class cannot be inherited. ठीक, जैसे हमारी जावा में स्ट्रिंग क्लास फाइनल है, तो अब आप स्ट्रिंग क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं जावा में इनहेरिटेंस को रोकना, तो आप अपनी क्लास को फाइनल बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेंबर फंक्शंस, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था, फिर भी मैं यहाँ पर भी दोबारा डिफिनेशन लिखवा देता हूँ कि अगर आप क्लास के किसी भी मेंबर फंक्शन को फाइनल बना देंगे तो फिर आप उसे ओवरराइड नहीं कर सकते हैं चाइल्ड क्लास। ठीक, ये हमने ओवरराइडिंग के टाइम पे आपको लिखवाया भी था, फिर से लिख लो, फ्लो में लिख लो। इफ यू मेक एनी मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास फाइनल, if you make any member function of a class final, then that means that method cannot be overridden by the child class. That means that method cannot be overridden by the child class. ठीक, अब डेटा मेंबर्स को डिस्कस करने से पहले मैं लोकल वेरिएबल्स को डिस्कस करूंगा और फिर हम डेटा मेंबर से रिलेटेड
बातें करें। तो अब हम डिस्कस करते हैं पहले लोकल वेरिएबल्स के बारे में। लिखिए इसका एक रूल, इफ यू मेक एनी लोकल वेरिएबल if you make any local variable as a final, then it will become constant. Then it will become constant. That means you cannot change the value of this variable throughout the function. That means you cannot change the value of this variable throughout the function. So अगर आप किसी भी लोकल वेरिएबल को फाइनल बना देते हैं तो वो कांस्टेंट बन जाता है। इसका मतलब अब आप उस वेरिएबल की वैल्यू को उस पूरे फंक्शन में चेंज नहीं कर सकते। हाँ, यूज कर सकते हैं, बट आप उसमें किसी प्रकार का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, ये कांस्टेंट बन जाएगा। लेट्स सी। नाउ अभी हमने एक मेन के अंदर लोकल वेरिएबल बनाया x, उसमें वैल्यू डाली 20 और बाद में उसमें 20 ऐड भी कर दिया, यानी कि उसमें चेंज कर दिया, वो प्रिंट हो गया। बिकॉज अभी ये लोकल वेरिएबल फाइनल नहीं है। लेकिन किंतु परंतु बट अगर हम इसको फाइनल बना दें तो अब ये लाइन अलाउड नहीं होगी। अब आप इसे कहीं भी यूज कीजिए इस फंक्शन के अंदर, बट आप इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है साहब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। तो अगर आप किसी भी लोकल वेरिएबल को फाइनल बना देंगे तो वो कांस्टेंट बन जाएगा और फिर उस फंक्शन के अंदर आप उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। और ये रूल अभी तो हमने प्रिमिटिव के ऊपर अप्लाई किया है और ये सेम रूल आप रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये उस पर भी लागू होता है। एक 10th क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, आप जानते हैं ऐसे एक बफर बन गया होगा, फिर दोबारा बनाया तो दूसरा बफर बन गया होगा,
पहली बार में इसका रेफरेंस इस टी में आ गया और टी एक वेरिएबल है, फिर आपने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और उसका रेफरेंस वापस टी में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, जो पहले वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस था वो इस टी में ओवरराइट हो गया और अब दूसरे वाले का रेफरेंस आ गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। पुराने वाले का रेफरेंस लॉस्ट हो गया, लाइक दिस। और ये बिल्कुल अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल अलाउड है ये चीज, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल को फाइनल बना देता हूं, अब ये लाइन अलाउड नहीं है। नाउ दिस इज नॉट, क्योंकि अब वो कांस्टेंट बन गया है और एक बार जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस उसमें आ गया सो आ गया। अब आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, अब आप उसमें किसी और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं डाल। ठीक है, तो ये थी लोकल वेरिएबल्स की बात। अब हम डिस्कस करते हैं डाटा मेंबर्स को लेके। सो पहले मैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स को लेके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाऊंगा और उसके बाद इंस्टेंस डाटा मेंबर, ठीक। तब हम वापस चलेंगे अपने इंटरफेस के पास। तो लिखिए जरा रूल स्टैटिक डेटा मेंबर्स को लेके। देखो, इफ यू मेक any static data member of a class final if you make any static data member of a class final, then it will become constant. Then it will become constant. That means you cannot change. That means you cannot change the value of this variable that means you cannot change the value of this variable throughout the program. ठीक, तो अगर आपने क्लास के किसी भी स्टैटिक डेटा मेंबर को फाइनल बना दिया है तो वो भी कांस्टेंट बन जाता है और फिर आप पूरे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू को सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं और उसमें चेंज नहीं कर सकते। हाँ, और साथ साथ उस पे एक और रूल लिखो। मैंने क्या लिखवाया था अभी, जरा लास्ट टाइम बताना रूल की। This variable throughout the program. आगे तुमने लिखवाया ना अभी? No, sir. इसके आगे एक लाइन और ऐड करो बेटा। It has to be initialized at class level and it has to be initialized at class level.
ठीक, चलो अब जरा इसका मीनिंग समझें। सी, हमने अपनी क्लास में एक स्टैटिक डाटा मेंबर को डिफाइन कर दिया है और फिर मेन में जाके उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दी और उसे हमने प्रिंट भी करा। ठीक है साहब, बढ़िया चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप इसमें अभी चेंज कर सकते हैं क्योंकि अभी तक मैंने इसको फाइनल नहीं बनाया। लेकिन इफ आई मेक इट फाइनल, सो अब आप इसमें ये लाइन अलाउड नहीं होगा। अब आप इसे थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, बट आप इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकते। Got it? और जब आप एक स्टैटिक डाटा मेंबर को फाइनल बनाएंगे तो उसे क्लास लेवल पे इनिशियलाइज करना मैंडेटरी है। अगर आप उसे क्लास लेवल पे इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो ये सिंटैक्स अलाउड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि आप जानते हैं क्लास लेवल वेरिएबल है, पैदा होते ही डिफॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं। अब जैसे ही पैदा होगा उसमें डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी और 0 आते ही फिर फाइनल एक्टिवेट हो जाएगा, वो उसमें चेंज होने नहीं देगा। इसका मतलब ये एक्स थ्रू आउट द प्रोग्राम 0 लेके ही घूमता रहेगा, तो फिर तो वेरिएबल ही यूजलेस हो जाएगा। इसी वजह से रूल है कि अगर आपने फाइनल स्टैटिक वेरिएबल बना दिया तो उसे आपको क्लास लेवल पे इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। आप बिना इनिशियलाइजेशन के उसे फाइनल नहीं बना सकते, इट्स अ कंपाइलेशन एरर। ठीक, तो ये थी फाइनल स्टैटिक की कहानी। अब आएगी इंस्टेंस की कहानी और इसमें कुछ एक्स्ट्रा रूल आते हैं, बट ये भी ऑलमोस्ट सेम है स्टैटिक के तरह। फिर भी लिख लीजिए दोबारा। If you make any instance data member, if you make any instance data member of a class if you make any instance data member of a class final, then it will also become then it will also become constant. Then it will also become constant. That means you cannot change the value of this variable throughout the program.
That means you cannot change the value of this variable throughout the program, and it has to be initialized at class level. ठीक, चलिए जरा इसकी प्रैक्टिस करके देखें। इंस्टेंस डाटा मेंबर है, ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, बिना ऑब्जेक्ट बनाए तो ये क्रिएट होगा नहीं। ठीक, और जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक्स पैदा होगा, उसमें वैल्यू 20 आ जाएगी। और अब आप से यू कैन से x प्लस d dot x। ये काम आप कर सकते हैं क्योंकि अभी तक मैंने इस वेरिएबल को फाइनल नहीं बनाया है। और इसे ऑब्जेक्ट बनाइए, क्रिएट कीजिए, फिर डॉट लगा के आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। बट अगर मैं इसे फाइनल बना दूं, इफ आई मेक इट फाइनल, देन अब ये कांस्टेंट बन गया। अब थ्रू आउट द प्रोग्राम आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। दैट मीन्स दिस लाइन इज नाउ नॉट अलाउड। अब ये लाइन अलाउड नहीं होगी। हाँ, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, बट इसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। साथ साथ आपको इसे भी क्लास लेवल पर इनिशियलाइज करना पड़ता है। अगर आप इसे ऐसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, देन अगेन इट्स अ कंपाइलेशन। दिस इज नॉट अलाउड। ये अलाउड नहीं होगा क्योंकि इंस्टेंस डाटा मेंबर भी पैदा होते ही डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाते हैं और इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। सो जैसे ही ये पैदा होगा, x में 0 आ जाएगी, 0 आते ही फाइनल एक्टिव हो जाएगा, फिर वो इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होने देगा। तो ये x पूरे प्रोग्राम में सिर्फ 0 ही कैरी करेगा, फिर तो ये यूजलेस हो जाएगा। इसी वजह से वो ये सिंटेक्स अलाउड ही नहीं करते। तो स्टैटिक भी फाइनल बन जाते हैं और इंस्टेंस भी फाइनल बन जाते हैं। बट इंस्टेंस डाटा मेंबर के केस में एक कॉन्सेप्ट आता है जो जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, जिसे हम कहते हैं ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। ठीक, ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है और ये काफी ज्यादा आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में यूज भी होगा, दैट इज ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। तो पहले देखेंगे इसकी नीड पैदा करते हैं और फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक, चलो फिलहाल टाइम हो गया तो अभी मजा नहीं आएगा, 2-3 मिनट बचे हैं। तो कल मैं कहानी सुनाऊंगा आपको ब्लैंक फाइनल वेरिएबल की, फिर आगे वापस जाएंगे अपने इंटरफेस। ठीक है, चलो कल मिलते हैं आपसे आगे की। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर।